हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 जून और आज के इस वीडियो में हम 6 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को अपने ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम बता देती हूँ। देखिए, आप टेलीग्राम में जाकर के ना कैपिटल लेटर में सर्च कीजिए कल्याणी मैम ऑफिशियल, क्योंकि ये चैनल है ना जो टेलीग्राम का, ये मैं ही ऑपरेट कर रही हूँ, जिसमें आगे आगे आपको कॉपीराइट का साइन दिखेगा। 45,000 से भी ज्यादा, अब तो शायद 46,000 सब्सक्राइबर पहुंच रहे हैं। ये वही ऑफिशियल चैनल है जहां मैं आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ शेयर करती हूँ। 4 महीने का करंट अफेयर भी मैंने आप लोगों को इसी ग्रुप में शेयर कर रखा है और उसे पिन भी कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 जून तो आज है, लेकिन इसके पहले यानी कि कल 5 जून को हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति है, जो कि व्यक्त हुई है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जो अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, ये फेल हो गया है। पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी का ये जो जीता है, भारत ने जीता है। सेल के नए सीएमडी बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। विश्व साइकिल दिवस, ये 4 नहीं 3 जून है, 3 जून को मनाया जाता है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। जून 2023 में किस राज्य में दो एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच हादसा हुआ है? ओडिशा की न्यूज है, बालासोर की। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब दुनिया का बना है रियल मैड्रिड, इंग्लैंड का है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है सांची, सम्राट अशोक की नगरी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई का नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद की नियुक्ति की गई है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। यही ट्रेन हादसा जो अभी चर्चे में है, ओडिशा के बालासोर में हुआ है। मैंने आपको बताया था इसमें दो ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर देखने को मिली है। तो ऐसे में इसके पूरे ट्रेन हादसे की जांच के लिए जिस एजेंसी की सिफारिश की गई जांच के लिए, इस एजेंसी का नाम है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अभी हम ऐसे पढ़ रहे थे कि 300 के आसपास आंकड़ा जा रहा है जिन लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ के जो सचिव हैं ओडिशा के, इन्होंने अपना एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 288 लोगों की मौत हुई है, ये 288 नहीं, 275 है। अब देखिए, चाहे 288 हो चाहे 275 हो, बात तो ये है कि लोगों की जान गई है। भले ही एक व्यक्ति की जाती, तो जान की कीमत तो सबकी बराबर है। तो ऐसे में ये आंकड़े इन्होंने क्लियर किए हैं कि 288 नहीं, 275 लोगों की इसमें जान की गई है और 1,000 से भी ऊपर, 1100 से ऊपर लोग इसमें घायल बताए गए हैं। इस पूरी घटना की जांच जो है, ये इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। ठीक है। और रेल मंत्री है जो अश्विनी वैष्णव, सीबीआई को जांच सौंपने की घोषणा तो की ही है। साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि यदि आप रिलेट करें, तो मैं आपको करंट अफेयर में ये चीज बता चुकी हूँ कि दो ट्रेनों के बीच की टक्करों को रोकने के लिए जो कवच टेक्नोलॉजी है, इसका ट्रायल अभी रिसेंटली जो कि किया गया था। पूरी न्यूज है ओडिशा की, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम आप रिलेट करेंगे। कलिंगा स्टेडियम तो काफी समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी न्यूली स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वो राउरकेला में आपको पढ़ना है। किसके नाम पर है वो बिरसा मुंडा के नाम पर है ना। और इसके अलावा ओडिशा में है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और क्या रिलेट करेंगे? वहीं से अग्निवन का जो सफल परीक्षण है, ये किया गया है। जिस बालासोर की मैं बात कर रही हूँ, विशाल दुर्लभ पीली प्रजाति का यानी कि येलो कलर का कछुआ पाया गया था इसमें। देखिए, महानदी आप रिलेट करेंगे उड़ीसा से। महानदी पर क्योंकि है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। हालांकि ये जो महानदी है, उड़ीसा से नहीं निकलती है, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है ना, इसकी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एमएसएमई इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है, ये उड़ीसा हो जाएगा। सिमलीपाल, भीतरकनिका यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि हो जाएंगे। ओडिशा की कंधमाल हल्दी, इसे जीआई टैग मिला है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसकी स्थापना की गई थी 1963 यानी कि 1963 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और रिसेंटली इसके जो नए महानिदेशक बने, प्रवीण सूद बने हैं, ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर में पढ़ लिया है। यदि हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 2009 यानी कि 2009 में। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है और वर्तमान में अभी कुछ समय पहले ही इसके जो अध्यक्ष हैं, ये दिनकर गुप्ता बनाए गए हैं। दिनकर गुप्ता। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, या आप इसे इन्फोर्समेंट
डायरेक्टोरेट भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1956, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। अच्छा, आईबी की यदि मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1887 में इसकी स्थापना हुई, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। और फिर अभी इसका प्रभार कौन संभाल रहे हैं? तपन कुमार डेका संभाल रहे हैं, तपन डेका, बस यहाँ लिख देती हूँ मैं। और यदि मैं ईडी के महानिदेशक की बात करूं तो ये संभाल रहे हैं संजय मिश्रा, संजय मिश्रा। ईडी ना ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपका रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, और फिर राजस्व विभाग के अंतर्गत कहने का मतलब है। जबकि यदि मैं बात करूं सीबीआई की, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका प्रभार अमित शाह संभाल रहे हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर जाति हिंसा की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो अभी रिसेंटली न्यायमूर्ति अजय लांबा की अगुवाई में, हालांकि अजय लांबा के अंडर में भी 2 और जज हैं जो कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मैंने आप लोगों को डिटेल में 2-4 बार बता ही चुकी हूँ कि मेइती समुदाय जो कि वहाँ बहुसंख्यक है, और वहाँ जो नागा और कुकी जनजाति दोनों के बीच में ये विवाद बढ़ा, विवाद के बाद फिर हिंसा का माहौल ये मई के महीने से बना हुआ है, पूरे 1 महीने हो गए हैं। लगभग 98 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, 35,000 से अधिक लोगों को यहाँ खाली करने के लिए मजबूर किया गया। अभी मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले, यहाँ 40 लोगों का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं मणिपुर में, अशांत है, मणिपुर जल रहा है। तो इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि इसका डिमांड ही राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। मणिपुर खुद ही चाह रहा था कि इसके लिए पूरी जांच समिति का गठन हो, तो गठित हो चुकी है। 3 सदस्यीय जांच समिति है, किसकी अगुवाई में? अजय लांबा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इनके अंदर 2 और हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके हो जाएंगी। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, किबुल लामजाओ, जो कि पहला आप कह सकते हैं दुनिया का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये यही हो जाएगा। इसके अलावा लोकटक लेक, लोकटक लेक, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में हो जाएगी। प्रसिद्ध एथलीट मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। इसके बाद बॉक्सिंग से रिलेटेड है मैरी कॉम, दोनों मणिपुर से ही संबंधित हैं। यू यू ललित, डी वाई चंद्रचूड़, एन वी रमना। देखो एन वी रमना ना, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, 49वें हैं। यू यू ललित अभी 50वें और वर्तमान में हो जाएंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन सी। अच्छा, पहले पूछा जाए तो वो हीरालाल जेकानिया थे, लेकिन अभी तक वर्तमान तक कोई भी महिला इसकी मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट की। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो रिसेंटली जो सेलेस्टे साउलो है, ये बन गई है डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव, ये अर्जेंटीना की हैं। आप कह सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष ये चुनी गई हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो गठन है, मतलब अध्यक्ष का गठन हर 4 साल में होता है, इनकी इसकी अध्यक्षता के लिए 4 साल में एक व्यक्ति को चुना जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई, सदस्य देश 193 है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, और संयुक्त राष्ट्र में तो वैसे ही मैंने आपको बताया है 193 सदस्य देश है। बात की जा रही है पहली महिला महासचिव की, तो आप रिलेट करेंगे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष नकोजी अंकोजी बनी है, नाइजीरिया की है। नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट के रूप में निकोल फॉक्स की नियुक्ति की गई। और नासा का ही एक आर्टेमिस मिशन चर्चा में है, आपको याद है ना, आर्टेमिस यहाँ का मून मिशन है, जिसके तहत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा रहा है, तो ये क्रिस्टलीना कोच ही है। आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कौन सा, कौन इसमें टॉप पर है? तो देखो इसमें ना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर है। थोड़ा सा इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने टोटल 69 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 26 गोल्ड है, 26 ब्रॉन्ज है और 17 सिल्वर है। ये सभी आपको याद नहीं रखने हैं, इसे आप याद रखिए कि टॉप पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर गुरु नानक देव, और तीसरे स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर की है, ये इसमें तीसरे स्थान पर रही है। आप रिलेट करें, मैंने आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीनों एडिशन बता रखे हैं। पहला एडिशन आयोजित किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही टॉप पर था। तो पहले एडिशन में भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर, और दूसरे एडिशन में भी तीसरे एडिशन में भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर। जो कर्नाटक में रहा, इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटक में रहा था दूसरा एडिशन।
इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप पर थी। और अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है इसमें फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर आ गई है। अब इसका मस्कट भी मैंने आप लोगों को रटवाया था भाई, मस्कट इसका जीतू बारह सिंघा है। तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया था। यदि मैं बात करूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बना था। पंजाब यूनिवर्सिटी का डिस्कशन हो गया, जैन यूनिवर्सिटी का हो गया, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से यदि आप रिलेट करोगे तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ना, कर्णम मल्लेश्वरी, ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी थी, इसलिए इनका नाम मैंने ऐड किया है मतलब ऑप्शन में। विश्व पर्यावरण दिवस तो जून मंथ का ये चौथा इंपॉर्टेंट डे है, 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्योंकि देखिए जो प्लास्टिक है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है पर्यावरण के लिहाज से। हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा एकल उपयोग के उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि कितना खतरनाक है आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल हो गया दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, फिर इसमें डिस्पोजल्स होती हैं, ये सभी वन सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत ही आती है। रिसाइकलिंग इसका कम हो पाता है, 10% से भी कम। और इसका 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक जो है झीलों में, नदियों में, महासागरों में फेंक दिया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए एक चुनौती का विषय भी है। तो इसके लिए थीम रखी गई है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल एक मेजबान देश होता है इसमें। इस दिन का आयोजन कोटे डी आइवरी द्वारा नीदरलैंड के साझेदारी के साथ में जो आयोजित किया गया है। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और इसके अलावा 1 जून को आप याद रखना है वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि दुग्ध दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन बता देती हूँ जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना है 5 जून 1972 में की गई, इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा नैरोबी में। नैरोबी है कहाँ? केन्या में। केन्या जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है ना। अध्यक्ष इसके एंगर एंडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना की शुरुआत किस देश ने की है? रिसेंटली अपने ही देश भारत ने खाद्यान्न को स्टोर करने के लिए, इसके भंडारण के लिए सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। एक लाइन में यदि मैं बताऊं तो देखो, मतलब किसानों का जैसे उत्पादन ज्यादा हुआ, गेहूं का ही ज्यादा उत्पादन हुआ, स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं, तो क्या होगा कि इससे नुकसान होगा किसानों को। जो अनाज होगा ये सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा या खराब हो रहा है तो इसे फिर कम रेट में निकालना पड़ता है ना, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसके कारण। तो ऐसे में देश भर के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा। और सरकार का इसमें मेन पर्पस है कि उचित भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को जो होने वाला नुकसान है, जो किसान को झेलना पड़ता है, इसे कम किया जा सके। तो भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना की शुरुआत की है खाद्यान्न के स्टोरेज के लिए। ब्रिटेन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? रिसेंटली यहाँ का इलीगल माइग्रेशन बिल चर्चे में था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पारित किया था। गांजा को वैध करने वाला एशिया का पहला देश, यानी कि औषधि उपयोग के रूप में मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश ये थाईलैंड है। कनाडा सिगरेट पर, यानी कि प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, रिसेंटली कनाडा बना है। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, शराब पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश आयरलैंड है, सिगरेट पर कनाडा। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की? तो इससे सरकार जो है ये 3% हिस्सा बेचने की घोषणा इसने कर दी है। इस प्रस्ताव में 9.24 करोड़ के शेयरों को बेचने की बात कही है, जो कि कोल इंडिया में 1.5% की इक्विटी के बराबर हो जाएगा। इसमें पूरा अमाउंट तो याद नहीं रखना, इस क्वेश्चन को वन लाइनर में ही याद रखें आप कि 3% की शेयरिंग है जो कि इसमें बेची जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 इसका फॉर्मेशन ईयर है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में हेडक्वार्टर। प्रमोद अग्रवाल इसके कौन हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। सवाल आप लोगों से ये है, मैंने आपको अक्सर महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया था ना 12 महारत्न कंपनी हो चुकी है भारत में, 12 हुई है ना। तो चलिए ये बताइए आप मुझे कि ये जो मैं कोल इंडिया लिमिटेड का नाम ले रही हूँ, क्या ये महारत्न में है, क्या ये नवरत्न में है, या मिनी रत्न में है? आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी आप लोगों के। आगे चलते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज की गई है। कौन सा संस्थान इसमें टॉप पर है? तो इसमें फिर से लगातार 5वीं बार, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए आईआईटी मद्रास।
मध्य मद्रास लिखा है, मद्रास है। लगातार 5वें वर्ष इसमें टॉप पर है। नीति आयोग इसे रिलीज करता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी मद्रास को बताया गया है। फिर इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, और तीसरे स्थान पर इसमें आईआईटी दिल्ली को रखा गया है। आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास। थोड़ा सा आईआईटी मद्रास के बारे में हम डिस्कस करें तो भारत का पहला स्वदेशी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस, इसी ने विकसित किया था। आईआईटी कानपुर के बारे में यदि मैं बात करूं तो पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो है ना, ये आईआईटी कानपुर के ही रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। जो आईआईटी बॉम्बे है, इनके शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट रिलीज की थी कि जो मुंबई है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये 2 mm की दर से पानी में समाते जा रहा है। 2 मिलीमीटर की दर से हर साल पानी में समा रहा है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने? तो रिसेंटली जो डेनिस फ्रांसिस है, ये बन गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष। जो 193 कंट्रीज है, इनके पास समान वोटिंग का अधिकार होता है, तो इन्होंने ही इन्हें चुना है। ये त्रिनिदाद टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक है। ये कंट्री है ना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये कैरिबियन कंट्री, कभी लोकेशन डिस्कस करेंगे हम इसकी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 जो भाग हैं, 6 भाग में से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है। तो ये जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का, ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। इसी के महानिदेशक कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बन गए हैं। अजय बंगा जो है भारतीय मूल के, वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली अध्यक्ष बनाए गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इसका आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं। अरे, ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ी ना है। ये MS धोनी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी। इन्हीं की कैप्टनसी में रिसेंटली जो CSK हैं, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी क्या जीता है? 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम कर लिया, गुजरात टाइटंस को हराते हुए। ठीक है, IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। पिछले साल का ना पर्पल कैप मिला था यजुवेंद्र चहल को, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे IPL में। इस बार का किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हो जाएंगे। हालांकि मुंबई इंडियंस के नाम भी 5 खिताब है IPL जीतने का। कल मैंने आपसे पूछा था, अंतरिक्ष मिशन सेंजो 16 किस देश ने भेजा? चाइना ने। आज का सवाल आपका है, अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? जो चर्चे में रही थी, क्योंकि इसे एक्सटेंड किया गया है 2027 तक। तो इसका आंसर जो भी कॉमेंट बॉक्स में आप बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।